हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता था, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन टॉपिक में हम लोगों ने एल्केन कंप्लीट कर दिया था। एल्कीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो आइए बिना देर करे हुए हम एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। बच्चों देखो, एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ एक सीक्वेंस में स्लाइड्स बनी हुई हैं। मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को बताता चल रहा हूँ और जो उनके रीजंस हैं वो क्लियर करता चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली है फिजिकल स्टेट, जिसको अपन लोग भौतिक अवस्था बोलते हैं। फिजिकल स्टेट में आपको वैसे भी पता है कि जो लोअर एल्कीन होती हैं, मतलब जिसमें कार्बन कम होते हैं, वो गैसियस स्टेट में होती हैं। कार्बन ज़्यादा होते हैं तो उनकी जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो लिक्विड हो जाती है, और बहुत ज़्यादा कार्बन होने पर उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? रीज़न आपको पता है। कार्बन कम होंगे, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो जो वॉन्डरवॉल फोर्स है वो कम लगेगा, क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्स जो है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है और साइज़ पे डिपेंड करता है। इस तरह से जो हमारी शुरुआती एल्कीन्स होती हैं, मतलब लोअर कार्बन की जो एल्कीन्स होती हैं, वो गैसियस स्टेट में देखो लिखा है C1 to C3 गैसियस, C4 से C20 लिक्विड एंड C20 ऑनवर्ड्स सॉलिड रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो सिस ट्रांस एल्कीन के बारे में पूछा जाता है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ देखें, C डबल बॉन्ड Cl Cl H एंड H, ये एक ट्रांस आइसोमर है। देखो, ये Cl है और ये Cl है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो खुद सोचो, एक इस तरफ वेक्टर काम करेगा और दूसरा वेक्टर इस तरफ काम करेगा। तो दोनों Cl है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ट्रांस वाले आइसोमर का जो म्यू है वो कितना होगा? ज़ीरो। अगर ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, क्योंकि ये Cl है ये Cl है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। कैंसिल आउट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ Br होता तो फिर दोनों कैंसिल आउट नहीं होते, मगर हाँ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो माइनस तो होते ही। तो जो डाइपोल मोमेंट है ट्रांस वाले आइसोमर का कम होता है। और सिस वाले की अगर हम बात करें तो सिस वाले में क्या होगा? यहाँ देखो, Cl C डबल बॉन्ड Cl H एंड H। अब देखो, सिस वाले में क्या होगा? ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ऑपोजिट नहीं है। अब डिफरेंट डायरेक्शन में है, अलग बात है, बट ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर पॉइंट कर रहे हैं। देखो, ये देखो, इनके बीच का ये एक एंगल है, कुछ भी होगा, थीटा है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि आपने पढ़ा होगा, अगर ये R1 है या R2 है, तो R जो होगा वो क्या होगा? √R1² प्लस R2² प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। उस तरह से आप इसे निकालोगे तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो सिस वाले आइसोमर्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो कंपैरेटिवली क्या होता है? ज़्यादा होता है। याद रखना पड़ेगा आपको, ट्रांस का कम होता है, सिस का ज़्यादा होता है और हमेशा होता है। तो देखो, ये लिखा है सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सीख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोलर। तो ट्रांस वाले में पोलरिटी घट जाएगी, ठीक है। ट्रांस वाले में पोलरिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट वेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो ट्रांस की पोलरिटी कम होती है, सिस की पोलरिटी ज़्यादा होती है। तो पोलरिटी का क्वेश्चन है, उसी से रिलेट करके पूछ सकता है। पोलरिटी का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिलेट रिलेट कर सकता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से वॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसे तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब कार्बन की संख्या बढ़ने से, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो लिखा है इंक्रीजेज विद मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो ट्रांस आइसोमर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ट्रांस का ज़्यादा होता है। क्यों? ये ट्रांस वाला सिमेट्रिकल टाइप का रहता है।
मतलब एक मॉलिक्यूल में दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल इजीली फिट चला जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि ट्रांस मॉलिक्यूल में सिमेट्री की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो लिखा है ट्रांस आइसोमर हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू सिस ड्यू टू मोर पैकिंग कैपेसिटी। सिमेट्री होने की वजह से इसमें पैकिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी सेम कंडीशन है, जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। तो इंक्रीज विद इट्स मॉलिकुलर वेट, और जैसे जैसे ब्रांचें बढ़ेंगी उसमें शाखाएं बढ़ेंगी, आपको पता है उसकी जो साइज़ है वो घटती जाएगी, मैंने एल्केन में बताया है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। तो ये खुद नॉन पोलर टाइप की होती हैं, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती हैं। पोलर सॉल्वेंट में ये बहुत कम डिज़ोल्व होती हैं या ना के बराबर डिज़ोल्व होती हैं। तो आपको याद रखना है प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल हैं बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर एक्सेट्रा। ये सब पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। उसमें तो ये डिज़ोल्व हो जाती है, बट पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होती है, क्योंकि ये खुद पोलर नेचर की नहीं होती हैं, नॉन पोलर नेचर की होती हैं। और आपको पता है लाइक डिज़ोल्व, लाइक जो जिस प्रकृति का होता है उसी प्रकृति में घुल जाता है। उसके बाद है स्टेबिलिटी। तो बच्चों इसमें ट्रांस आइसोमर्स में रिपल्शन कम होता है। देखो ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें रिपल्शन कम लगेगा, इसलिए ट्रांस आइसोमर्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं सिस आइसोमर्स के कंपैरिजन में। लिखा है सिस आइसोमर्स हैज़ मोर वॉन डर वाल रिपल्शन। बच्चों जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट्स जो है वो एसर्शन रीजन में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन वेरियस एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे गए हैं। तो एसर्शन रीजन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपको सही लॉजिक नहीं पता है तो आप गलत कर देते हो। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एल्कीन की। हमें लगता है कि एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन में थोड़ा सा आप बात समझिए। जो आ, आपने अभी हाइड्रोकार्बन में एक पढ़ा एल्केन जो कि था सैचुरेट, और अब हम पढ़ रहे हैं एल्कीन जो कि है अनसैचुरेट। जो एल्केन हम पढ़ के आए थे उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जो हम एल्कीन पढ़ रहे हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होते हैं। आप सभी को पता है सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स की एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं, और पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कार्बन न्यूक्लियाई से डिस्टेंस पे होते हैं, दूर होते हैं। तो जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है कार्बन का, वो उन पाई इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता, इसलिए जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं और आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जो चीज़ आसानी से टूट जाती है तो रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करती है। इसी वजह से जो एल्कीन्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है, जो क्रियाशीलता है, वो ज़्यादा होती जाती है। मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि वाई एल्कीन्स इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन, तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, दैट्स वाई इट कैन ब्रेक इजीली, दैट्स वाई एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। तो इस तरह से आप अपने आंसर को बता सकते हो कि एल्कीन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्केन की कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर हम एल्कीन पर सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एल्कीन से एल्किल ग्रुप अटैच करते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम एल्किल ग्रुप अटैच करेंगे वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी और डिक्रीज होती जाएगी, क्रियाशीलता घटती जाएगी। तो देखो आप यहाँ पर, ये हमारे पास एल्कीन है, ये देखो, ये सॉरी, ये हमारे पास है एथिलीन, इससे एक भी एल्किल ग्रुप अटैच नहीं है। फिर हमने एक एच लिया, ये वाला एच लिया, और उस एच एच से एक आर लगा दिया, तो ये देखो एल्किल एल्कीन बन गया। दो आर लगा दिए तो डाई एल्किल एल्कीन बन गया।
अब 2 R एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन पे हो सकते हैं। उसके बाद 3 R लगा दिया, ट्राई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, और फिर टेट्रा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। आपको हमने बताया भी था कि जैसे जैसे हम R अटैच करते जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसकी रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल ये है, इसलिए हाईली एक्टिव है। या ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्कीन। और जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। देख लो इसमें, alkenes are more reactive than alkenes because number one, the pi electrons of double bonds are located much far from the carbon nuclei and are thus less firmly bonded to them. कार्बन से दूर होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए न्यूक्लियाई से वीकली अटैच्ड रहते हैं, इसलिए आसानी से टूट जाते हैं और इसीलिए पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, इसलिए एल्कीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट लिखा है पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड एंड मोर इजीली ब्रोकन। पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है इसलिए टूट भी जाता है, इसलिए ये ज़्यादा क्रियाशीलता को दर्शाती है। ठीक है। ट्रांस स्टेबल होती है इसलिए लेस रिएक्टिव है, सिस लेस स्टेबल है इसलिए मोर रिएक्टिव है। तो ध्यान से समझना बच्चों, पूछा जाता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो आप स्टेबिलिटी का अपोजिट कर दीजिए तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका आ जाता है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। देखो इसमें कुछ बातें और लिखी हुई है बट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि कभी कभी हमें डेल्टा एच का वैल्यू दिया होता है। डेल्टा एच मतलब हाइड्रोजिनेशन की जो एंथैल्पी है वो दी रहती है। आप बच्चों याद रखो कि कोई एल्कीन है, अगर वो स्टेबल है तो उस पर जो हाइड्रोजन का अटैक होगा वो उतनी फास्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। उस पर अटैक होगा तो स्लोली अटैक होगा। स्लोली अटैक का मतलब है उसमें जो एनर्जी निकलेगी, जो एंथैल्पी निकलेगी, जो उसे खुशी होगी वो थोड़ी कम होगी। दैट मीन्स जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का अटैक करने में जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अगर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब वो लेस स्टेबल था, मोर रिएक्टिव था। इसलिए जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ा उसने फटाक से गेन किया और बदले में बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर दी। दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू अगर मोर नेगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। तो आप जो स्टेबिलिटी है उसको देख करके अगर आप नहीं पहचानते हो तो आप प्रैक्टिकली भी उसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप जितनी भी एल्कीन्स हैं सबकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड आउट करो, सबकी आपको नेगेटिव मिलेगी, मगर जिसकी मोर नेगेटिव मिलेगी वो कहोगे कि ये मोर रिएक्टिव था, इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू मोर नेगेटिव है। तो यही पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। लिखा है द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स हैज़ बीन रिटन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के टर्म में लिख सकते हैं एल्कीन्स की। लिखा है मोर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मोर इज द रिएक्टिविटी। उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा डेल्टा एच का नेगेटिव वैल्यू होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। बाकी हाइड्रोजनेशन के अलावा भी एक दो फैक्टर्स होते हैं जिसमें रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो लिखा है द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स इज हाउएवर आल्सो रिलेटेड टू स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हीट ऑफ कंबशन। इन बातों पर भी आपकी एल्कीन्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो मेज़रमेंट है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है। बट जो स्टेबिलिटी है, जो रिएक्टिविटी है, उसको डिसाइड कौन करता है, तो वो तीन फैक्टर्स हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब हुआ
कि ये हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, यहाँ से हमने ग्रुप लगाया, ये ए है, ये बी है, ये मान लो डी है और ये एफ है, ये ग्रुप है। अब मान लो ये ग्रुप छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे ग्रुप होने की वजह से इन ग्रुप्स में क्या होगा, जो रिपल्शन होगा वो कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, ये देखो बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो बड़े बड़े ग्रुप लगने से क्या होगा, इन ग्रुप्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन लगेगा तो वो अनस्टेबिलिटी लाएगा, अनस्टेबिलिटी लाएगा तो हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जो एल्कीन से ग्रुप अटैच हैं, वो छोटे ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप हैं, लाइटर ग्रुप हैं, बल्कियर ग्रुप हैं, इस बात पर डिपेंड करेगी एल्कीन की स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी से ही डिपेंड होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब वो लेस स्टेबल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो मोर नेगेटिव है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू मोर नेगेटिव है। तो एक फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। उसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन अभी हल बताया है कि जितने एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। जब स्टेबिलिटी आएगी तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू लेस नेगेटिव होता जाएगा। अब उसके बाद है हीट ऑफ कंबशन, ये भी होता है। ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है और जिस पर हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कुछ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू यहाँ दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। देखो ये हमारे पास है 1 ब्यूटीन, ठीक है, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक करो। 1 ब्यूटीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है, 30.3, इन सब में सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या होगी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, या कहें तो लीस्ट स्टेबल ये होगी। उसके बाद कौन होगा, आइसोब्यूटीन। उसके बाद कौन है, सिस ब्यूटीन और फिर ट्रांस ब्यूटीन। थोड़ा सा चेक करो, अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाएं तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है 1 ब्यूटीन। इसके बाद आइसोब्यूटीन को बनाएं तो देखो ये हमारा है, बन गया आइसोब्यूटीन। उसके बाद सिस ब्यूटीन, ये बन गया हमारा सिस ब्यूटीन। और उसके बाद बन गया ट्रांस ब्यूटीन, ये बन गया ट्रांस ब्यूटीन। अब बच्चों खुद से सोचो, सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल तो यही है, क्योंकि भाई ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसके बगल में ये वाला कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर मात्र 2 H हैं। तो इसके जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो तो 3 ही बनेंगे, हमें अल्फा हाइड्रोजन से मतलब होता है, इसलिए सबसे लीस्ट स्टेबल तो यही होगा। जब लीस्ट स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव है, जब मोर रिएक्टिव है तो डेल्टा हाइड्रोजनेशन का वैल्यू मोर नेगेटिव होगा। तो देखो लिखा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू कितना है, 30.3। एक चीज अब देखो, यहाँ पर एक ही कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप हैं जो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी लाते हैं। यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप हैं मगर वो 2 डिफरेंट कार्बन पर है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। जब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर तो 7 यहाँ बनेंगे, 7 यहाँ बनेंगे, मगर एक ही कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा रिटेन होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, सबसे लेस रिएक्टिव ये है। सबसे लेस रिएक्टिव होने की वजह से सबसे कम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू इसका होगा। तो देखो सबसे कम वैल्यू है 17.2, सबसे कम वैल्यू है, ये बताता है सबसे स्टेबल को। अब ट्रांस और सिस में अभी हल बताया कि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है तो ट्रांस के लिए जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसकी वैल्यू कम होगी। तो देखो ट्रांस के लिए ये वैल्यू कम है और सिस के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, और इन दोनों की इस 27.2 से ज़्यादा है, और इस वाले आइसोमर की ट्रांस और सिस से भी ज़्यादा है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम इसको 1 कह दें, ये 2 कह दें, ये 3 कह दें और ये 4 कह दें, तो अगर हम आपसे पूछें कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा सेकंड, सेकंड के बाद आएगा फोर्थ, फोर्थ के बाद आएगा थर्ड,
और थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट। ये क्या है? ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर हम आपसे पूछें कि इन चारों में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, तो इसका उल्टा कर दो, 1, 3, 4 और 2, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, तो आप वो भी लगा सकते हो। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सॉरी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का है, वही ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी, एल्कीन्स की रिएक्टिविटी, एल्कीन्स की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं कई तरह के एग्जामिनेशंस में ये सब पूछी गई हैं। तो बच्चों हमें लगता है कि ये वाले ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। जो एल्कीन्स हैं उनकी जो केमिकल्स रिएक्शंस हैं उसको हम कितने तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। आपको पता है कि ये अनसेचुरेटेड होती हैं, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड जब सेचुरेट होना चाहता है तो वो रिएक्ट करता है, मतलब कुछ चीज़ को जोड़ लेता है, तो वो अनसेचुरेट से क्या हो जाता है, सेचुरेट। तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद तीसरी रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चौथी रिएक्शन होती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और पांचवी होती है आइसोमराइजेशन। बच्चों सभी रिएक्शंस वैसे तो इम्पॉर्टेंट हैं, बट अगर हम मेन एल्कीन्स की रिएक्शन देखें तो एल्कीन मेनली कौन सी रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है सभी इम्पॉर्टेंट, हम सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन की। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ पर यहीं पे सिखा दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो एल्कीन है, ये कोई भी एल्कीन है, ठीक है, इस एल्कीन में जो कार्बन कार्बन के बीच में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बीच में होती है लेटरल ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डेवलप हो जाते हैं। या कहें तो जो एल्कीन्स हैं वो बिहेव करती हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ की तरह। उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो वो अनसेचुरेटेड है, मगर उनके पास वीकली हेल्ड या कहें तो वीकली अट्रैक्टेड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनके ऊपर और नीचे क्लाउड्स के फॉर्म में रहते हैं। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की होती है कमी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की होती है कमी उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इस एल्कीन से क्या होगा,
जुड़ेगा, या कहें तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा कर के अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स पर। तो इलेक्ट्रोफाइल आकर के एल्कीन से जुड़ता है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल का एल्कीन से जुड़ना है ये स्लो स्टेप होता है, या कहें तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने की वजह से यही स्टेप हमारा मेन होता है, और इसी स्टेप को हम लोग या इसी स्टेप की वजह से हम लोग इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों पहले नंबर पर आप याद रखिए कि एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देती ज़रूर हैं। एडिशन रिएक्शन दो तरह की होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, हमने आपको अभी हल बताया कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल आकर के जब जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो एल्कीन्स हैं वो कौन सी रिएक्शन शो करती हैं, एडिशन। हम पूछे कौन सी एडिशन, तो आप बताओगे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं मेनली। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में ये फ्री रेडिकल टाइप में एडिशन रिएक्शंस को शो करती हैं, बट वो लिमिटेड रिएक्शंस हम बता देंगे। बट अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एल्कीन किस टाइप की एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। कोई पूछे क्यों करती हैं, तो आप कहोगे क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं जो इसे इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ेगा। या इलेक्ट्रोफाइल्स का जो आकर के जुड़ना है ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, और यही स्टेप डिसाइड करता है कि इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे। तो ये हुई पहली बात। अब हमें पूरे टाइम पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पढ़नी है, फुल टाइम पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़नी है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की हैं। अभी हम एक एक करके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम कुछ चीज़ों को पॉइंट कर दें, जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। लिखा है एल्कीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पहले नंबर पर याद रखिएगा, कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अंडर स्पेशल कंडीशंस एल्कीन अंडरगोज फॉर रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको फिर बताया कि मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, बट विशेष परिस्थिति में ये रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी शो कर सकती हैं। कहाँ करेंगी हम बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, एडिशन रिएक्शन की। अब एडिशन रिएक्शन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हैं। जो विशेष एग्जाम्पल होंगे उनको मैं पॉइंट कर दूंगा, बट सारे एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हैं। उनमें पहला एडिशन हो रहा है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। जैसे हाइड्रोजन है, पैलेडियम है, हाइड्रोजन है, निकल है, या फिर हाइड्रोजन है, प्लेटिनम है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का अटैक। किसके साथ, एल्कीन के साथ। तो एल्कीन्स का जब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होता है तो क्या बनती है, एल्कीन बनती है। आपने पढ़ा भी है, निकल की प्रेजेंस में 300 डिग्री टेम्परेचर पर एल्कीन्स पर जब हाइड्रोजन का अटैक कराते हैं या एडिशन कराते हैं तो एल्केन्स बनती है, इसे बोलते हैं साबेतियस एंडरसन रिडक्शन। तो बेसिकली ये एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है या साबेतियस एंडरसन रिडक्शन है। ये एडिशन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ पर जब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम ये सब कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, और इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। देखो लिखा है एल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन in presence of nickel palladium to give alkanes. This reaction is called as catalytic hydrogenation. इसके एग्जांपल्स भी हैं, देखो हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये कोई एल्कीन है, इस पर हाइड्रोजन का अटैक कराया है, निकल प्लेटियम प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में देखो आपको ये एल्कीन बन गया, और इस प्रोसेस में हीट भी निकलती है। बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बता दें कि ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें अनसेचुरेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है वेजिटेबल घी में,
सेचुरेशंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए हम निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं। और आपसे कहा भी जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हम जो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस करते हैं उसमें कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो सारी नोट्स में लिखी हुई हैं, इनको आप एक एक करके लर्न कर सकते हो। देखो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, आपको पता है इसमें एनर्जी निकलती है, और जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी हाल बताया आपने, अभी हाल देखा है, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितनी ज़्यादा वो स्टेबल होगी लेस विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उसमें हाइड्रोजनेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मैंने अभी हाल डिस्कस किया था, जितनी ज़्यादा वो स्टेबल होगी उतनी कम वो रिएक्टिव होगी, और उतनी ही कम उसमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू उतनी ही कम होगी। एंड लेस विल बी द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में लिखा है द प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। देखो वेजिटेबल घी है उसमें सेचूरेटेड रहता है, और ऑयल में क्या रहता है, अनसेचूरेटेड। तो ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शंस में हम लोग बात कर रहे हैं ये कौन सी रिएक्शंस को शो करती हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को हम लोग कैसे सीख सकते हैं, जो मैंने बताया था कि जो एल्कीन्स हैं उसमें वीकली अटैच्ड पाई बॉन्ड्स होते हैं, और ये पाई बॉन्ड्स एल्कीन्स को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जो होती हैं वो अटैकिंग रिएजेंट्स पर इस तरह से रिएक्ट करती हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पर अटैक करती हैं, और इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। देखो यहाँ समझ में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड। एल्कीन्स जनरली टेक पार्ट इन द एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जिनके पास सी डबल बॉन्ड सी रहता है वो एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, फ्रॉम मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, मैकेनिज्म के हिसाब से देखें, द एडिशन इन एल्कीन इज जनरली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जो एडिशन होता है वो किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप का होता है, विच मीन्स द अटैकिंग रिएजेंट्स विल कैरी द इनिशियल अटैक इज एन इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में किसका अटैक होता होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं। दिस इज क्वाइट एक्सपेक्टेड ऑल्सो एज देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जिसके पास होते हैं उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। द मैकेनिज्म प्रोसीड्स इन टू स्टेप्स। जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो दो स्टेप में होती है, कैसे होगी हम बता रहे हैं। बच्चों आप पहले ये बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको इतनी लंबी चौड़ी भाषा को रटना नहीं है, हमको सीधा बता चुके हैं कि एल्कीन है, अनसेचूरेटेड है, अनसेचूरेटेड से अगर वो सेचूरेटेड होना चाहती है तो ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसको एडिशन करना पड़ेगा। और एडिशन भी वो किसका करेगी, इलेक्ट्रोफाइल का। क्यों करेगी, क्योंकि उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को अपने तरफ बुलाएगी और उसके साथ एडिशन रिएक्शन करेगी। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। अब इसकी एग्जैक्टली मैकेनिज्म कैसे होती है, तो देखो मैकेनिज्म मैं थोड़ा सा यहीं पे लिखता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी स्लाइड में। ये देखो ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है। अब देखो क्या होता है, ये हमारे पास एक कोई रिएजेंट है जिसमें एक प्लस वाला हिस्सा है और एक माइनस वाला हिस्सा है। जो प्लस वाला हिस्सा है उसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो माइनस वाला हिस्सा है उसे पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली ये प्लस माइनस दिखते नहीं है इसमें, ये होते हैं, बट समझाने के लिए हमने ऑलरेडी प्लस और माइनस लिख रखा है। अब देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है ये जाएगा और इस इलेक्ट्रोफाइल से अटैच हो जाएगा।
अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल अगर फर्स्ट स्टेप में अटैच हो गया तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी, सी सी, यहाँ क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अलग हो गया। अब जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया तो यहाँ पर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बना जिसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। अब इस सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि इस कार्बोकैटायन से न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा, मतलब दो बन गए फिर न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक साथ जुड़ते हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और यही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, यही होता है स्लो स्टेप, इसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, कार्बोकैटायन बनता है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फिर उस कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये स्टेप फास्ट होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, एंड फाइनली प्रोडक्ट आपको तब प्राप्त होता है। इस तरह का प्रोसीजर देखने के लिए मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जा करके इस ई एन यू जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको डेविएट कर देते हैं, पोलराइज कर देते हैं, और पोलराइज करने के बाद उस पर अटैक कर जाते हैं, प्लस वाले पार्ट को जोड़ लेते हैं, नेगेटिव वाले पार्ट को अलग कर देते हैं। फिर नेगेटिव वाला पार्ट सोचता है कि अरे हमारे साथ तो बुरा हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल अलग हो गया, इलेक्ट्रोफाइल खुश है, हम खुश नहीं है। तो फिर अगले स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनता है उससे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर जाता है, एंड फाइनली आपको मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। देखो इसकी स्टेप्स की मैकेनिज्म को बड़े स्टेप वन स्टेप वाइज लिखा हुआ है। स्टेप वन में क्या लिखा हुआ है? द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द डबल बॉन्ड causes the polarization of attacking molecules। देखो जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है उसको इस तरह से दिखाया है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है उसकी वजह से जो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग मॉलिक्यूल है, उसके बीच में क्या होता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब वो पोलराइज हो जाएगा, प्लस माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। विच क्लीव्स टू रिलीज द इलेक्ट्रोफाइल, टूटता है और टूटने से क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल। फॉर अटैक, अटैक करने के लिए क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल। आगे लिखा है द डबल बॉन्ड साइमल्टेनियसली अंडरगोज इलेक्ट्रोमेरिक एंड अटैक बाई इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही यहाँ प्लस बन गया उसी समय एल्कीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था उसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। जैसे ही कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। तो एल्कीन्स इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होने के बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को शो करेगा और खुद पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज हो जाएगा तो जिस पर माइनस आएगा वहीं से जाकर के कौन जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, या कहें तो इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो जाएगा? अटैक हो जाएगा। लिखा है द डबल बॉन्ड simultaneously undergoes electromagnetic effect and the attack by electrophile is accomplished in slow step also called rate determining step। और ये जो स्टेप कंप्लीट होता है ये स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट। याद रखना बच्चों, इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? कार्बोकैटायन। तो देखो आप यहाँ पर एल्कीन है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये वाला बॉन्ड पोलराइज हुआ, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आया और पार्शियल नेगेटिव आया, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना ये वाला बॉन्ड पोलराइज हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, और फिर इस माइनस चार्ज का जो अटैक है वो इस इलेक्ट्रोफाइल से होगा और इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा इस तरह से। देखो देखो इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ गया, क्या बन गया? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और फिर उस रिएक्शन इंटरमीडिएट से न्यूक्लियोफाइल जो बचा है वो हिस्सा है वो आकर के जुड़ेगा, एंड फाइनली वो आपको क्या करेगा? रिजल्ट देगा। और ये लिखा भी है एडिशन प्रोडक्ट। तो ये जो नीचे वाला है वो सेकंड स्टेप है, ये नीचे वाला सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप का डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप का डिटेल क्या है? लिखा है the nucleophile Nu minus release in the slow step combined with the carbocation to give the desired addition product in the fast step। क्लियर?
अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लोगों को पढ़ने हैं। उसमें पहला है एडिशन ऑफ हेलोजन। बच्चों याद रखना, एडिशन ऑफ हेलोजन ये हमारा पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हेलोजन का एग्जाम्पल को कैसे याद करोगे। पहले तो बड़ी सरल सी रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं सोचना है। देखो, ये जो ब्रोमीन होती है, अगर इस ब्रोमीन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करते हैं, घोल दें, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, उसमें ब्रोमीन को घोल दें और किस तरह का सोल्यूशन बना दें, 5% सोल्यूशन Br2 इन CCl4। तो ये जो 5% सोल्यूशन बनेगा, ज़रूर नहीं है 5% बनाओ, आप 6-7% भी बना सकते हो, 2%, 3% भी बना सकते हो, बट बेस्ट रिजल्ट आपको जिस कॉन्सेंट्रेशन का मिलता है हमने वो बताया। 5% ब्रोमीन का CCl4 में सोल्यूशन प्रिपेयर किया। अपन लोग देखो, इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, लाल रंग का होता है। अब जब हम एल्कीन, देखो मैं यहाँ पर अलग से बताता हूँ। देखो हमारे पास है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, अनसैचुरेटेड। इस पर जब अटैक होता है ब्रोमीन का, ब्रोमीन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं CCl4 के सोल्यूशन में। तो हम क्या देखते हैं, ये ब्रोमीन आकर के जुड़ जाता है और जुड़ने का जो प्रोसीजर होता है वो इस तरह का होता है, Br Br, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो आप बताओ, इस तरह का प्रोडक्ट अगर बना तो एल्कीन तो ढेर सारी है, एल्कीन तो ढेर सारी है, हमने ब्रोमीन थोड़ी सी डाल दी। जब थोड़ी सी ब्रोमीन डाली तो ब्रोमीन जाकर के इससे रिएक्ट कर गई, और जब आप ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन कर ली तो ब्रोमीन खत्म हो गई। और जो ब्रोमीन खत्म हो गई तो ब्रोमीन का कलर कैसा था, रेड कलर। जब वो ब्रोमीन खत्म हो गई तो उसका रेड कलर क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अपन लोग पूछे हैं हम आपसे कि कोई कंपाउंड सेचुरेट है या अनसेचुरेट है, कैसे पता लगाओगे। तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो सेचुरेट होगा, डबल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेट होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेशन होगा। तो हमारा उनसे क्वेश्चन होता है कि हमने अगर आपको कंपाउंड दिया तो उसमें बॉन्ड तो दिखते नहीं है कि कौन डबल बॉन्ड है कौन सिंगल बॉन्ड है। किसी भी कंपाउंड को देखो, जैसे ग्लूकोज को आप देखते हो, खाते हो, तो क्या उसमें C6H12O6 कहीं दिखता है, तो दिखता नहीं है। वो होता है अलग बात है, आप उसको प्रैक्टिकली प्रूव करते हो कि इसमें C6 है, H12O6 है। इसी तरह से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपको कॉपी पे, किताब में लिखे हुए स्ट्रक्चर्स में तो दिखाई देगा, मगर किसी कंपाउंड को हम अगर आपको प्रैक्टिकली दे दें तो उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं दिखते हैं। जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सेचुरेटेड है कौन सा अनसेचुरेटेड है। उसको पता लगाने के लिए जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। बच्चों टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन में दो टेस्ट फेमस हैं, एक है ब्रोमीन CCl4 टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है बेयर रिएजेंट टेस्ट। तो Br2 CCl4 टेस्ट क्या होता है कि जो Br2 का कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो 5% सोल्यूशन बनाया जाता है, मतलब ब्रोमीन को CCl4 में डिसॉल्व करके जो 5% सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, वो होता है रेड कलर का। अब वो रेड कलर का सोल्यूशन जैसे ही एल्कीन से अटैक करता है तो वो अटैक करके एडिशन कंपाउंड बना देता है, मतलब ब्रोमीन जाके जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद आप देखोगे कि ब्रोमीन खत्म हो जाती है। ब्रोमीन खत्म हो गई, दैट मीन्स उसका जो कलर था जिसकी वजह से वो रेड कलर की थी वो गायब हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स जो ब्रोमीन CCl4 के सोल्यूशन के रेड कलर को डीकलराइज कर देते हैं, उसके कलर को गायब कर देते हैं, वो कंपाउंड्स क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। और जो कलर गायब नहीं कर पाते हैं वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। तो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए हम ब्रोमीन का यूज़ करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखें तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। जब ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया तो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर को, अब ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर को ऐसे बनाओ, ये हमारे पास कार्बन है जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा हुआ है। या और थोड़ा सा समझने के लिए आप इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब बच्चों जब भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है, अटैक बैक साइड से भी हो सकता है, दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है। जब अटैक दो साइड से पॉसिबल होगा, फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ट्रांस बनाया है तो सिस भी बनना चाहिए। मगर हम क्या देखते हैं कि इसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, ट्रांस आइसोमर्स का ही बनता है, सिस आइसोमर नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है। तो फिर बात आती है ऐसा क्यों होता है। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हमने आपसे क्या बताया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा सर हम पढ़ रहे हैं एल्कीन्स की रिएक्शंस के बारे में। मैं कहा ठीक है। हमने कहा एल्कीन कौन कौन सी रिएक्शन शो करती है, आपने कहा बहुत सारी रिएक्शन शो करती हैं। उनमें से एडिशन रिएक्शन आपकी मेन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, आइसोमेरिज्म टाइप की रिएक्शंस है। तो बहुत टाइप की रिएक्शंस ये शो करती हैं। इनमें से मेन रिएक्शन कौन सी शो करती हैं, आपने कहा एडिशन रिएक्शन। हमने कहा एडिशन रिएक्शन क्यों शो करती हैं, तो आपने कहा ये अनसेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड खुद को सेचुरेट में बदलना चाहेगा, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ आकर के जुड़ेगा। जुड़ेगा दैट मीन्स वो कौन सी रिएक्शन शो होगी, एडिशन रिएक्शन। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब बात आती है कि भाई एडिशन रिएक्शन कौन सी एडिशन रिएक्शन शो करती है। तो एडिशन रिएक्शन होती तो कई टाइप की है, एडिशन रिएक्शन होती तो कई टाइप की हैं, मगर यहाँ पर जो एल्कीन है वो कौन सी रिएक्शन शो करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों शो करेगी, क्योंकि जो एल्कीन्स हैं उसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ की तरह बिहेव करती है और इलेक्ट्रोफाइल्स इससे आकर के जुड़ने लगता है। और इलेक्ट्रोफाइल्स के जुड़ने वाला जो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने की वजह से वही रिएक्शंस हमारी होती हुई दिखती है, और उसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो उन एग्जाम्पल्स में हमने पहला एग्जाम्पल्स पढ़ा कि ब्रोमीन का हम एडिशन करा रहे हैं, या एडिशंस ऑफ हेलोजन की बात कर रहे हैं। तो एडिशंस ऑफ हेलोजन में तो क्लोरीन का भी एडिशन होता है, ब्रोमीन का भी होता है, आयोडीन का भी होता है, इवन फ्लोरीन का भी एडिशन होता है। तो फ्लोरीन का एडिशन बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है फ्लोरीन, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हैवीली एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सप्लोजन होने की संभावना होती है। इस वजह से फ्लोरीनेशन हमारे कोई काम का नहीं है। हाँ, क्लोरीनेशन की बात करें तो क्लोरीनेशन होता है, फास्ट होता है। ब्रोमिनेशन कंपैरेटिवली स्लो होता है, आयोडीनेशन कंपैरेटिवली वेरी स्लो होता है, और हमें रिजल्ट फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि भाई यहाँ पर जैसे Cl2 का एडिशन कराते तो एक Cl यहाँ आता, एक Cl यहाँ आता, ठीक है। अगर हमने Br2 का अटैक कराया तो एक Br यहाँ आया, एक Br यहाँ आया। इसी तरह से अगर हम I2 का अटैक कराते तो एक I यहाँ पे, एक I यहाँ पे। तो जो दो आयोडीन होते हैं ये बल्कि होते हैं, बड़े बड़े आयोडीन होते हैं, और बल्कि ग्रुप आने की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो आयोडीन जुड़ तो जाता है मगर जुड़ने के साथ में ही निकल जाता है। तो निकलने की वजह से पहले डाई आइडो एल्किन बन जाएगा, और वो फिर निकलने के बाद क्या बन जाएगी, एल्किन। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से जो आयोडिनेशन है वो बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है, और हमें मेन रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो हमारे लिए काम की ना तो फ्लोरिनेशन है ना आयोडिनेशन है, हमारे लिए काम की दो ही है, या तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। यहाँ पर जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो उसमें कोई स्पेशल ऐसा विजुअलाइजेशन नहीं होता है जो हमें प्रभावित करे, मगर जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमीन के साथ स्पेशल विजुअलाइजेशन है कि जो ब्रोमीन है उसका कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तो वो सोल्यूशन का कलर होता है रेड, और जब हम उसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अटैक कराते हैं तो वो कलर होता है गायब। और जब कलर गायब हो जाता है तो वहाँ सिचुएशन देखने के लिए मिलती है कि उसको हम लोग कहते हैं कि टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन हो गया। मीन्स ऑल दोज कंपाउंड्स विद डिकलराइज द ब्रोमीन CCl4 सोल्यूशन आर नोन एज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो अनसेचुरेटेड होते हैं उनका अनसेचुरेशन का पता लगाने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, और इसमें ब्रोमीन का रिएक्शन जिस तरह से होता है वो हमने आपको बता दिया। अब इंटरेस्टिंग बात थी कि भाई sp2 हाइब्रिडाइज है, ब्रोमीन का अटैक दोनों तरफ होना चाहिए, सिस ट्रांस दोनों बनने चाहिए, बट यहाँ तो केवल ट्रांस बनता हुआ दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न इस तरह से बताया गया कि ये जो एल्कीन है, ध्यान से समझना बच्चों, ये जो एल्कीन है
इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसकी वजह से पहले ये जो ब्रोमीन है उसमें पोलराइजेशन डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और उसके बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा करके इस ब्रोमीन से अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा CH2 CH2 Br प्लस, ऐसा कंपाउंड मिलेगा। मगर ये कंपाउंड कार्बोकेटायन है ज़रूर, मगर यहाँ पर जो ब्रोमीन है उसके पास बिकॉज ऑफ लोन पेयर, इसमें लोन पेयर्स होते हैं, तो ये लोन पेयर तुरंत इस पॉजिटिव को दे दिए जाते हैं और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ध्यान से समझना, जिसको साइक्लिक स्ट्रक्चर टाइप का बनता है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन की जगह एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ दिखता है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब जब ये स्ट्रक्चर बन गया तो इस स्ट्रक्चर पर जब अगला ब्रोमीन अटैक करेगा, ध्यान से समझना, जब अगला ब्रोमीन अटैक करेगा तो अटैक करने के लिए ये अगला ब्रोमीन का मतलब ये जो Br माइनस अगला स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, और ये स्टेप नंबर 2 में जो अगला ब्रोमीन अटैक करेगा वो कहाँ से अटैक करेगा, जहाँ ये जोड़ा होगा उसके उल्टी दिशा में, अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं है जोड़ने के लिए। जब ये अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फाइनली आपको कंपाउंड मिलेगा CH2Br CH2Br। इस तरह का कंपाउंड्स देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह की प्रोसीजर होती है, ऑपोजिट साइड अटैक होता है, इसलिए ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। तो आप याद रखना, कोई अगर पूछे कि एल्कीन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ब्रोमीन का अटैक दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए, सिस और ट्रांस दोनों बनना चाहिए, बट यहाँ तो ट्रांस ही बनता है, तो आप बोलोगे इसमें अटैक कैसा होता है, एंटी टाइप। कोई पूछे क्यों होता है एंटी टाइप, तो आप आंसर बताओगे क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये जिस इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होती है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, साइक्लिक होता है। और जब साइक्लिक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है तो जिस तरफ रिंग होती है वहाँ से अटैक नहीं होता है, बल्कि अपोजिट अटैक होता है और आपको अपोजिट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दैट मीन्स ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, इसलिए यहाँ पर ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं। यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो आप इसको ऐसा समझो कि जो Br2 CCl4 का जो अटैक होता है वो कैसा अटैक होता है, एंटी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एंटी का मतलब एक नीचे साइड से एक ऊपर साइड से, इस तरह से अटैक होता है। इसको आप याद रख लीजिए बच्चों, ध्यान रखना, बहुत सारे रिएजेंट में अटैक एंटी होता है। ऐसा नहीं है कि अकेले ब्रोमीन में अटैक एंटी होता है, ब्रोमीन में एंटी अटैक होता है। ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स अभी हम एक एक करके बताएंगे जिसमें एंटी अटैक देखने के लिए मिलता है। तो एंटी अटैक आपको लर्न करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ एंटी अटैक होते हैं। क्यों लर्न करना पड़ेगा, उसका रीज़न अभी बताते हैं। कुछ ऐसे भी रिएजेंट होते हैं जिनमें अटैक एंटी नहीं होता है, उसमें अटैक होता है सिन। सिन का मतलब सेम साइड में, दोनों ग्रुप जुड़ेंगे सेम साइड में, तो सिन अटैक होता है, एंटी अटैक होता है। सिन और एंटी अटैक से फ़ायदा क्या होता है, लॉस क्या होता है, उसको आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास है एल्कीन, ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है ना। अब ये एल्कीन हमारे पास थोड़ी सी अच्छी वाली एल्कीन हम ले लें। अच्छी वाली एल्कीन का मतलब है जो हम समझा रहे हैं वो समझाने में हमें आसानी हो जाए। ये देखो हमने ली CH3 C CH3 H H, इसको हमने बोला सिस, नाम है ब्यूट 2ईन, और एक और ले ली हमने इसको हमने बोला ट्रांसब्यूट 2ईन। दो है, सिस ब्यूट 2ईन है, ट्रांसब्यूट 2ईन है। हमने इस पर Br2 का अटैक कराया CCl4 की प्रेजेंस में। हमने कहा क्या बनेगा, या कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपने कह दिया एक Br को यहाँ जोड़ दो, एक Br को यहाँ जोड़ दो, जोड़ तो दिया आपने, बट हमने पूछा कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो बच्चों इसको याद रखने के लिए आपको मैं एक छोटी सी कोडिंग बताता हूँ, CAR, आपको ये याद करना है। CAR का मतलब है C फॉर सिस, A फॉर एंटी, R फॉर रेसिमिक। तो आपको
सिस एल्कीन पर अगर एंटी अटैक होता हुआ दिखता है तो रेसमिक मिक्सचर मिलता है। और रेसमिक मिक्सचर आपको पता है कि डी और एल का कॉम्बिनेशन होता है। 50-50% डी और एल अगर रहेंगे मीन्स आधा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा, आधा कंपाउंड लीवो रोटेटरी रहेगा, तब हम बोलेंगे कि ये कैसा कंपाउंड है, तब हम बोलेंगे कि ये रेसमिक मिक्सचर है। तो यहाँ रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो देखो किस तरह से रेसमिक मिक्सचर बनेगा, उसको समझने के लिए आप देखो CH3 C C CH3, यहाँ Br, यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ इस तरह से ये एक कंपाउंड बन गया। और एक कंपाउंड और बनेगा जो इसका मिरर इमेज होगा। मैंने आपको आइसोमेरिज्म डिस्कस करी थी, उसमें सब बताया था आपको। ये इस तरह के दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। जब भी एंटी अटैक होगा, जरूरी नहीं है ब्रोमीन का अटैक हो, जिस भी रिएजेंट का अटैक एंटी टाइप का होगा, जिस भी रिएजेंट का अटैक एंटी टाइप का होगा, वहां सिचुएशन क्या बनेगी कि जो सिस होगा उस पर अगर एंटी अटैक कराया जाए रिएजेंट से, तो उस रिएजेंट के अटैक से जो एडिशन कंपाउंड बनेगा वो एक नहीं होगा, वो दो होंगे। अगर एक डेक्स्ट्रो होगा तो एक लीवो होगा, एक लीवो होगा तो दूसरा डेक्स्ट्रो होगा, दोनों इक्विवेलेंट अमाउंट्स में बनेंगे, बराबर अमाउंट्स में बनेंगे, और आपको रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। क्लियर है? और अगर हम ट्रांस पर रिएक्शन कराते हैं तो उसके लिए कोडिंग आप याद कर सकते हो, TAM, दैट इज ट्रांस एंटी एंड मीजो। मतलब अगर हम ट्रांस पर अटैक कराते हैं, एंटी अटैक कराते हैं, तो हमें मीजो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और मीजो कंपाउंड्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से इंटरनल कंपेंसेशन डेवलप होता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर हम इस पर अटैक कराएंगे तो आप देखोगे इस तरह का कंपाउंड्स आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंगल कंपाउंड्स ही मिलेगा, ध्यान रखना, इसमें दो कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे। इसमें क्या मिलेगा, एक ही कंपाउंड्स मिलेगा, बट उस कंपाउंड्स में क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये देखो, ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कंपाउंड कैसा है, मेसो। ये कंपाउंड कैसा है, डी। ये कंपाउंड कैसा है, एल। अब डी और एल ऐसे देख के तो नहीं बता पाओगे, आप इसको एल कह सकते हो, इसको डी कह सकते हो, बट हाँ ये डी भी बनेगा, एल भी बनेगा। मतलब दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा और यहाँ केवल सिंगल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो ट्रांस पर एंटी अटैक से मीजो कंपाउंड मिलेगा, सिस पर एंटी अटैक से डी और एल का मिक्सचर मिलेगा, जिसको हम रेसमिक मिक्सचर की बात करते हैं। रेसमिक मिक्सचर्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो इससे रिलेट भी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अटैक ज़रूरी नहीं है Br2 का हो, बहुत सारे रिएजेंट्स अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि एंटी अटैक देते हैं, सिस अटैक, सिन अटैक देते हैं। तो जिनमें एंटी अटैक होगा उसमें इस तरह की सिचुएशन मिलेगी। अब मान लो सिन अटैक को हमें सॉल्व करना होता, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब बताओ अगर सिन अटैक होता तो सिस पर सिन अटैक से मीजो बनता, और सिस पर सिन अटैक ट्रांस पर सिन अटैक से रेसमिक बन जाता, ये भी कंपाउंड हो जाता है। ये किस अटैक की बात हो रही है, सिन अटैक की बात हो रही है। मतलब जब दोनों ग्रुप सेम साइड में लगते हों तब उसको बोलते हैं सिन अटैक, और दोनों ग्रुप अपोजिट लगते हों तब उसको बोलते हैं एंटी अटैक। तो एंटी अटैक से क्या बनता है, सिस से, ट्रांस से, और सिन अटैक से क्या बनता है, सिस से या ट्रांस से। ये सब चीज़ें आपसे कंपटीशन में पूछी जाती हैं, भर भर के पूछी जाती हैं। तो इनको आप रिलेट कर सकते हो, इन सबको आप सीख सकते हो। तो आई थिंक आप देख रहे थे कि हम ब्रोमीन के अटैक के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको सारा समझा दिया है। आप फटाफट आप स्लाइड्स में देख लें तो आपको खुद ही चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन। इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अटैक कैसे होता है, X2 का एक X यहाँ लग गया, एक X यहाँ लग गया, और आपको एक ही अगल बगल के कार्बन पर दो हेलोजन मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विसिनल हेलाइड्स। हमका फॉर्मेशन होता है। अब विसिनल हेलाइड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो मैंने समझा तो दिया है। अब फटाफट आप देख लो, एक एक पॉइंट्स में सब चीज़ें लिखी हुई है। पहले पॉइंट्स में लिखा है द रिएक्शन इज क्वाइट फास्ट विद Cl2, रिलेटिवली स्लो विद Br2 एंड वेरी स्लो विद आयोडीन। आपको पता है
Cl2 के साथ रिएक्शन फास्ट होती है, Br2 में स्लो और आयोडीन में बहुत ज़्यादा स्लो होती है। सेकंड पॉइंट में लिखा है एडिशन ऑफ फ्लोरीन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल। फ्लोरीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, हमने बताया एक्सप्लोजन भी हो जाता है, इसलिए फ्लोरिनेशन हमारे काम की नहीं है या इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है द एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन एल्कीन प्रोवाइड्स अ यूजफुल टेस्ट। अगर हम ब्रोमीन का एडिशन कराते हैं एल्कीन पर तो एक यूजफुल टेस्ट हमको मिलता है फॉर अनसेचुरेशन का इन मॉलिक्यूल। द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, मैंने रेड बोला था, इसको ब्राउन कर लीजिएगा, रेडिश ब्राउन रहता है। द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन ब्रिंग रैपिडली डिस्चार्ज thus decolorization of 5% bromine and CCl4 by a compound suggests unsaturation in it. Colorless dibromo compounds is formed. आपको पता है कि 5% Br2 का CCl4 में सोल्यूशन बनाओगे तो जो कंपाउंड है उस कलर का रहेगा, रेडिश ब्राउन कलर का रहता है, और जब ऐसे कंपाउंड जिसमें अनसेचुरेशन होता है उसके साथ अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये अनसेचुरेशन के बारे में बताता है। आगे लिखा है I2 रिएक्ट्स स्लोली विद एल्कीन्स टू फॉर्म विसिनल डाई आयोडाइड्स। जब I2 की रिएक्शन कराते हैं तो दो आयोडो ग्रुप जुड़ जाते हैं, लिखा है विच आर अनस्टेबल होते हैं। हमने बताया था I ग्रुप बल्की ग्रुप होता है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है एंड एलिमिनेट्स I2 मॉलिक्यूल्स, और I2 के रूप में फिर निकल जाता है। I2 जुड़ा था, I2 निकल गया वेरी रेडिली टू गिव ओरिजिनल एल्कीन, और जब I2 निकल गया तो फिर से क्या बन जाती है, एल्कीन। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन दे ओवरलैप, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन का साइज कैसा होता है, बिगर होता है, इसलिए एल्कीन पर आयोडीन जुड़ता है, डाई आयोडो एल्कीन बनता है, और डाई आयोडो एल्कीन फिर से कैसे बदल जाता है एल्कीन में। तो ये रिवर्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं वो बनता ही नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन आयोडीनेशन भी हमारे काम की नहीं है। तो आयोडीनेशन काम की नहीं है, फ्लोरिनेशन तो काम की नहीं है, हमारे काम के लिए देकर के दो ही रिएक्शन है, क्लोरीन की और ब्रोमीन की, जिसमें काम की ब्रोमीन ज़्यादा लगती है क्योंकि उसमें कलर चेंज होता हुआ दिखता है, और टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म की बात करें तो देखो मैंने आपको सिखाया कि ये एल्कीन है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से पहले ये पोलराइज होता है और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जा करके इस ब्रोमीन से जुड़ते हैं, तो वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जो कि साइक्लिक होता है। हेलोनियम आयन बनता है, और फिर उस हेलोनियम आयन पर Br- बैक साइड से अटैक करता है, तो आपको ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती हुई दिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1,2 डायब्रोमो इथेन। ट्रांस का मतलब ट्रांस नहीं है ये, यहाँ तो फ्री रोटेशन है, रोटेट होता रहेगा, बट स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में मेंटेन करके रखेंगे। इनका जो एंटी फॉर्म होगा वो स्टेबल होगा, एक्लिप्स फॉर्म अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ ट्रांस नहीं है बट ट्रांस टाइप का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखो। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट प्रोडक्ट विच इज़ मेनली formed as a result of addition is trans in nature। उसका नेचर कैसा होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्रांस नेचर का बनता है। ठीक है, whereas the cis isomer is obtained relatively small proportions, जबकि cis isomers बहुत कम बनता है। since कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज प्लेनर, चूंकि कार्बोकैटायन का जो इंटरमीडिएट है वो प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बोथ सिस एंड ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट मस्ट बी फॉर्म, सिस ट्रांस दोनों बनने चाहिए ऑलमोस्ट इन इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर मात्रा में। द ट्रांस प्रोडक्ट कैन बी जस्टिफाइड इन केस साइक्लिक आयन इज फॉर्म बाय द इनिशियल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो ट्रांस का बनना केवल तभी पॉसिबल है जब साइक्लिक इंटरमीडिएट आयन बने, और साइक्लिक इंटरमीडिएट आयन कैसे बनता है वो मैंने बताया भी है और यहाँ पर लिखा भी है। लिखा है ये बनने के बाद द अटैक ऑफ Br- ऑन द साइक्लिक आयन टेक प्लेस फ्रॉम द साइड opposite to the side where bromine atom is present in order to minimize the steric hindrance। Br यहाँ लगा था तो नेक्स्ट Br- जुड़ेगा तो वो अपोजिट साइड से जुड़ेगा और आपको ट्रांस टाइप का प्रोडक्ट्स बनता हुआ दिखेगा। ये सारी बातें यहाँ पर इस मैकेनिज्म में शो करी गई हैं, आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, जैसे हमने कहा ये एथिलीन है, इस पर ब्रोमीन का अटैक कराओ एक्वस NaCl की प्रेजेंस में, तुरंत कहो एक Br यहाँ लगाओ एक Br यहाँ लगाओ, ऑप्शन दिया रहता है।
और गलत हो जाता है। एक्चुअली जब हम ब्रोमीन का अटैक कराएंगे तो आपको जब हम ब्रोमीन का अटैक कराएंगे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इस पर ब्रोमीन का अटैक होगा, तो आपको पता है एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा इस तरह से, CH2 Br, ये बना। अब इस Br पर जो अटैक करेगा वो प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखो यहां पर अटैक करने के लिए तीन तीन सिचुएशन बनी हुई है। सिचुएशन नंबर 1, Br2 का अटैक हुआ तो Br प्लस तो अटैक कर चुका है, Br माइनस का अटैक होगा। बताओ Br माइनस का अटैक हुआ तो क्या बनेगा, Br CH2 Br, एक तो ये बनेगा अगर Br का अटैक हुआ। अब बताओ NaCl भी तो प्रेजेंट है, तो ये Cl माइनस भी इसमें प्रेजेंट है। Cl माइनस प्रेजेंट होने की वजह से बनेगा Cl CH2 Br, ये भी बन सकता है। और एक्वस का मतलब जल भी मौजूद है, H2O, और H2O का अगर अटैक होगा तो ये बनेगा OH2 प्लस CH2 Br। अब OH2 प्लस अपने आप से H प्लस को निकाल देगा, और H प्लस को निकलने के बाद इस तरह का कंपाउंड बनेगा CH2 Br OH। तो ये कंपाउंड्स भी बनेगा, ये कंपाउंड भी बनेगा, और ये कंपाउंड भी बनेगा। 3 प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया गलत हो गया, तीनों प्रोडक्ट बनेंगे जब हम एक्वस NaCl की प्रेजेंस में Br2 का अटैक कराते हैं एथिलीन पर। व्हाट आर द प्रोडक्ट, अब ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना के दिखाए हुए हैं, आप देख लो। वही चीज़ें यहाँ पर समझा करके बताई गई हैं। ये एथिलीन है, Br2 का अटैक कराया, कार्बोकेटाइन बना, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब साइक्लिक फॉर्म में Br माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा, H2O अटैक करेगा, यहाँ लिखना भूल गया, H2O अटैक करेगा, और H2O अटैक करके इस तरह का कंपाउंड बनाएगा जो H प्लस को रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, और किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है, अगर यही एथिलीन है फिर ब्रोमीन का अटैक करा NaI की प्रेजेंस में, तो Br तो एक अटैक करेगा, दूसरा Br भी अटैक करेगा तो डाइब्रोमो बन जाएगा, और एक Br अटैक करेगा और एक I माइनस अटैक करेगा तो ब्रोमो आइडो। इस तरह के 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, या तो दोनों Br होंगे या एक Br होगा और एक I होगा। अगर NaNO3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो या तो दोनों Br होंगे या फिर एक Br होगा और एक क्या होगा, NO3 माइनस होगा। क्लियर है? तो इस तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन पर हेलोजन का अटैक। तो बच्चों इसको आप कर लीजिएगा। अब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें हम मार्कोनिकॉफ्स रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ्स खैराश इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट अब हमारा आ जाता है, इन सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इतनी चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं अगली क्लास में आपके इसके आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।